हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में देखो, मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंट्रोडक्शन और बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको शुरू करनी है ना, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डीपली समझनी है, ढंग से समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है और आपको लगे कि यार ये सब्जेक्ट में मुझे मज़ा आता है, तो उसके लिए आपके बेसिक्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में तो आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, और 12th में डायरेक्ट आधे हिस्ट्री का मतलब एक्सपोजर हुआ है। 10th में आपकी अलग हिस्ट्री थी, तो 12th क्लास में आप सबको पता है हिस्ट्री की 3 बुक हैं, जिसमें पहली बुक में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, सेकंड में मिडीवल पढ़ते हैं और थर्ड में मॉडर्न पढ़ते हैं। मगर दिक्कत ये कि एंशिएंट हिस्ट्री आपने क्लास 6th में पढ़ी थी, 6th के बाद अब पढ़ी नहीं है। अब आप डायरेक्ट 6th के बाद 12th में पढ़ रहे हो, तो अगर आपके बेसिक्स नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगी। और एनसीईआरटी क्या समझती है कि यार आपको पढ़ के आए हो, आपको सब आता है, 6th क्लास का बैकग्राउंड आपका क्लियर है। मगर यहीं पर दिक्कत हो जाती है, पीछे की चीज़ें क्लियर होती नहीं और चैप्टर आपका समझ में आता नहीं और चैप्टर पढ़ जाता है। दूसरी बात यह कि भाई साहब, आप देखो यूट्यूब पे आप देखोगे कोई भी चैप्टर ले लो, 15 मिनट में 20 मिनट में चैप्टर खत्म करा देते हैं। ठीक है। तो भाई साहब ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म नहीं कराऊंगा। अगर हिस्ट्री आपको समझनी है तो भाई साहब टाइम देना पड़ेगा। और आप ट्रस्ट करो, एक चैप्टर फिनिश करना, उसके बाद अगर आपको मज़ा ना आए तो आप बताना कि हाँ सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है। एक चैप्टर आप पूरा डीपली मतलब पढ़ो चीज़ों को। मैं भी एक चैप्टर कराऊंगा, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। इसको करने के बाद आपको अपने आप फील हो जाएगा कि यार हिस्ट्री सब्जेक्ट भी कितनी इंटरेस्टिंग है और वाकई में इसको पढ़ने के लिए बेसिक्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शुरुआत करते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर इसको पढ़ने में भी मजा आएगा। अभी अपने पास समय भी बहुत है, आराम से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि यार व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, इतिहास में आपने क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। 6th में जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा, 7th में मिडीवल हिस्ट्री, 8th में मॉडर्न हिस्ट्री है ना, 9th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, 10th में भी इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, 11th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी। तो मतलब क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री इतिहास में। इतिहास में जो कुछ भी घट चुका है अब तक, जो घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, पास्ट की घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, जो भी चीजें पास्ट में घटित हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अंग्रेज भारत में आए, है ना, तो उस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा मौर्य एम्पायर आज से यार लगभग 2-2,500 साल पहले की बात है। गुप्ता एम्पायर लगभग 400 मतलब 1500-2000 साल पहले की बात है ना। बुद्धिज्म का यहाँ पे जन्म हुआ, जैनिज्म का यहाँ पे जन्म हुआ, रिलीजन का। तो ये पुरानी बातें हैं ना। तो जो घटनाएं पास्ट में घट चुकी हैं उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास का सिंपल सा मतलब है पास्ट में जो घटनाएं घटित हो गई हैं प्लस बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब अगर जो घटना हुई है ना उनका इंपैक्ट पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? इंपैक्ट पढ़ना चाहिए। कहां पे? सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, पॉलिटी पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिकल क्या इंपैक्ट पड़ा, इन सब चीजों को भी हम लेके चलते हैं। ठीक है। पास्ट में कोई भी घटना, जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज भारत में आए तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेज हुए। आपको पता ही होगा सोसाइटी में क्या चेंजेज हुए। जैसे हमारे कल्चर चेंज हो गया और रीति रिवाज हमारे चेंज हो गए, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ गया, इंग्लिश एजुकेशन आ गई। पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो मतलब राजा महाराजाओं का सिस्टम था वो खत्म हो गया, पॉलिटी सारी अंग्रेजों ने कंट्रोल में कर ली, अंग्रेजों के हिसाब से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होने लग गया। इकोनॉमिकल क्या चेंज हुआ, इंडिया एक मतलब सोचो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, मगर अंग्रेजों ने लूट के ले गए यहाँ से। तो ये इसमें हिस्ट्री में ध्यान रखना, उसी चीज को पढ़ते हैं जिसका इंपैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, किस पर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब चीजों पर प्रभाव पड़े, उसको हम लेते हैं भैया हिस्ट्री में। तो सिंपल समझ में आ गया आपको, मतलब हिस्ट्री मतलब पास्ट की घटनाओं को पढ़ना जिसका प्रभाव पड़े। राइट। अब कोई पूछे यार हिस्ट्री के फादर कौन है, तो हिस्ट्री के पप्पा जी हैं हेरोडोटस को फादर बोलते हैं। अब देखो ये फर्स्ट बुक है आपकी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आपके देखो 4 चैप्टर दे रखे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। फर्स्ट वाला चैप्टर जो है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड वाला आपका चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब यहां पे देखो आप, इसमें अब ये है ना, एक्चुअली इन तीनों चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 600 BCE से लेकर 600 CE, मतलब आपका कहने का ये है 1200 ईयर्स। कितने ईयर्स? 1200 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो तीनों में चैप्टरों में टाइम पीरियड सेम है। देखो नीचे 600 BCE से 600 CE, 600 BCE से 600 CE, 600 BCE से 600 CE। तो आप यूं समझ लो, कहने के लिए 3 चैप्टर है, वैसे देखी जाए तो एक ही चैप्टर है। मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंपैक्ट पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा कल्चरल इंपैक्ट देखेंगे, 600 से 600 के बीच में क्या क्या हुआ। मगर पहला चैप्टर जो है इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोचो यार,
यहाँ पे आपको 1200 साल का इतिहास दे रखा है। क्या आपको पता है 1200 साल में कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी? अब बुक में ऐसे क्रोनोलॉजी दे नहीं रखी है कि भाई ये पहले ये डायनेस्टी आई थी फिर ये डायनेस्टी। बुक में कभी आपको गुप्ता एम्पायर पे चले जाएंगे, कभी मौर्य एम्पायर पे चले जाएंगे, हर्षवर्धन वाले एम्पायर पे चले जाएंगे, कभी चेरा चोला पांड्याज पे चले जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कहाँ चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए ये वाला जो वीडियो है ना, आप मेरी बात मान लेना, बस पढ़ के देखना, ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि पहले कौन सा एम्पायर आया था, उसके बाद कौन सा एम्पायर आया, उसके बाद कौन सा एम्पायर आया, और नॉर्थ में कौन सा एम्पायर था, साउथ में कौन सा एम्पायर था, और विदेशी अगर कोई आया था यहाँ पे तो कौन से फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, विदेशी इन्वेजन्स हुए थे। अब देखो, हिस्ट्री को पढ़ने की दृष्टि से हम 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स में मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे जो पुरानी इतिहास है, पुराने इतिहास को हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बारे में आपने 6th क्लास में हल्का सा आइडिया लिया होगा। फिर दूसरी हिस्ट्री हमारी मिडीवल हिस्ट्री, जिसमें आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। मिडीवल में जैसे आपने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इनके बारे में पढ़ा होगा, बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, है ना। और इससे पहले का सब कुछ एंशिएंट में, जिसमें आपने स्टोन एज और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, है ना, महाजनपद टाइम, मौर्यंस, गुप्ताज, ये सब किसमें, एंशिएंट में। और फिर तीसरी हिस्ट्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जब से अंग्रेज भारत में आना स्टार्ट करते हैं, जब से विदेशी भारत में आना स्टार्ट करते हैं, तो अंग्रेजों वाला जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री को मोटे मोटे तौर पर हम 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो पहली वाली जो बुक है क्लास 12th की, अब ध्यान देना, अपनी जो क्लास 12th है, क्लास 12th की हिस्ट्री में फर्स्ट बुक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सेकंड जो बुक है आपकी उसमें हम मिडीवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और थर्ड जो बुक है आपकी क्लास 12th की उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो यार कौन कौन सी बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक और हिस्ट्री की मतलब क्लासिफिकेशन ऐसे दी जाती है कि हिस्ट्री को 3 भागों में क्लासीफाई कर देते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये कैसे क्लासीफाई करिए, एविडेंस के आधार पर। अगर सपोज प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड है, प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसका हमारे पास रिटन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब देखो यार एक चीज आप ध्यान देना, इतिहास जब पढ़ते हैं ना तो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो किताबों में जो भी लिखा हुआ है ना उसका सोर्स क्या है, उसका एविडेंस क्या है। अगर आपका एविडेंस है तो ही उसको बुक में लिखेंगे, अगर एविडेंस नहीं है तो उसको बुक में नहीं लिखेंगे। तो हिस्ट्री पूरी की पूरी किस पे आधारित होती है, एविडेंसेस पे आधारित होती है, रिकॉर्ड्स पर आधारित होती है। अगर एविडेंस, रिकॉर्ड, सोर्स नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते। तो प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहां पे हमारे पास लिखित में कोई चीज नहीं है। अब जैसे आप पढ़ रहे हो सब कुछ लिखा हुआ है तो लिखित में कोई सोर्स नहीं है, ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और इसमें हम पढ़ते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में कि इंसान ने शुरू में कैसे हंटिंग करना स्टार्ट किया था, गैदरिंग करना स्टार्ट किया था, है ना। और इसमें हम पढ़ते हैं स्टोन एज, है ना, स्टोन एज वाला जो टाइम, पत्थर वाला युग, जिस समय इंसान पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था शिकार विकार करने के लिए, है ना। तो स्टोन एज को हम किस में पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री में। दूसरी है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री है टाइम पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है मगर उनको डेसीफर नहीं किया गया। डेसीफर मतलब उनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इसमें एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, अब अगले वीडियो से ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले, जैसे सील्स मिली हैं, मगर सील्स पे जो लिखा हुआ है ना वो हमारी समझ में नहीं आया, आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। तो मतलब कहने का ये प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड है जिसके हमारे पास रिटन में रिकॉर्ड तो हैं मगर उनको पढ़ा नहीं गया। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तीसरा है हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री में वो टाइम है जहाँ पे हमारे पास खूब सारे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और उनको डेसीफर भी कर लिया गया है, अवेलेबल है भाई। यहाँ पे एंड डेसीपर्ड है, इसको लिख देना, यहाँ पे एंड लगा देना, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल एंड डेसीपर्ड। एग्जाम्पल वैदिक पीरियड, महाजनपद पीरियड, मॉडर्न पीरियड, और इसके बाद जितनी भी हिस्ट्री है सब हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब जिसमें हमारे पास खूब सारा रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। थोड़ा सा जान लेते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम क्या है, वही स्टोन एज को हम किस में लेके चलते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम में लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। इसको भी हम पैलियोलिथिक, म्यूजोलिथिक, न्यूलिथिक 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा बस एक आपको माइंड में याद रखना है कि हाँ भाई प्री हिस्ट्री नाम का कोई टाइम पीरियड था जिसमें स्टोन एज थी, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने दे रखी है ना। जैसे पैलियोलिथिक फेज 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में, मीजोलिथिक फेज 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको मीजोलिथिक, और न्यूलिथिक फेज जो है वो 6,000 से 3,000 बीसी के बीच में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, एडी, बीसी, सीई क्या होती है एक बार सर्च कर लेना। एडी बीसी बाई लकी सर या लकी एजुकेशन, वहाँ पे एडी बीसी का हमने डिफरेंस दे रखा है, और नहीं तो उसकी
लिंक मैं वीडियो में नीचे डाल दूंगा कि ईडीबीसी क्या होती है, वो भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम वो है जिसमें हम स्टोन एज को पढ़ते हैं। स्टोन एज में भी 3 फेज हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। और इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा आग का आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, है ना, ये सारी चीजें है ना। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री मैंने बता दिया, इसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ना। 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, आपने 11th में यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ी होगी, यहाँ से एक इंडस रिवर जा रही है, इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है उसको बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसके बाद, अब नॉर्मली मैंने बताया था हिस्ट्री को, तीसरा हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अब सोचो, यहाँ तक तो हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये होगी आपकी 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में। ध्यान देना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में आती है वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड आता है? वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक पीरियड वो टाइम है जब भारत में आर्यों ने इन्वेजन किया था, आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, है ना। 6th क्लास में आपने पढ़ा हुआ। खैर 12th क्लास में वैदिक पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए बट इनके रेफरेंस दे रखे हैं अलग अलग चैप्टर में, तो वो इसलिए समझना जरूरी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में 1500 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान देना जो बच्चे नए, बीसी या बीसी एक ही बात है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और बीसी में जो डेट होती है ना, ये ऐसे डिक्रीज होती चलती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो आप देखो यहाँ पे 26 से 1900 आ गया, 1500 से 600, तो बीसी में टाइम ऐसे चलता है ना, ऐसे समझ लो ये टाइम स्केल हो गई। यहाँ पे नंबर बढ़ते चले आते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पे 1 2 3, तो इधर जाओगे तो आप टाइम घटता जाएगा, राइट। खैर इतना ही समझ लेना फिलहाल तुम, बाकी इसकी वीडियो डाल दूंगा मैं एडीबीसी वाली। तो वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शुरू का है अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड, 1500 से 1000 बीसी के बीच में, यहाँ पे 1000 कर लेना। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। और ऋग्वैदिक पीरियड वो टाइम है जहाँ पर ऋग्वेद लिखा गया था। आपने सुना होगा 4 वेदों के बारे में, 4 जो वेद हैं वो इसी वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी, इस टाइम पर सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो था ऋग्वेद। और भारत में आपको पता होना चाहिए जो ओल्डेस्ट वेद है हमारा वो क्या है? ऋग्वेद। फिर दूसरा टाइम आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अच्छा ध्यान देना, लेटर वैदिक पीरियड से भारत में आयरन का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं इसलिए इसको ना। और लेटर वैदिक में क्या होगा? आयरन का यूज बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसे शहर बने थे। मतलब भारत में पहली बार शहरीकरण या अर्बनाइजेशन किस टाइम पे हुआ आपको पता होना चाहिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। भारत में फर्स्ट टाइम अर्बनाइजेशन किस टाइम पे हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। और सेकेंड टाइम जो अर्बनाइजेशन हुआ था ना, वो हुआ था महाजनपदों के टाइम पर। महाजनपद जब भारत में डेवलप होते हैं तब होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। खैर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में नंबर 1 पे मैंने क्या बताया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या आता है? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कब से कब तक? 1500 से 600 बीसी के बीच में। इसके कितने भाग? 2 भाग। अर्ली वैदिक कब से कब तक? 1500 से 1000 बीसी के बीच में। लेटर वैदिक कब तक? 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। लेटर वैदिक मैंने बताया था आयरन का बहुत ज़्यादा यूज बढ़ जाता है, यहाँ पे सेकंड चैप्टर में काम आएगा अपना। और लेटर वैदिक पीरियड में ही आपके 3 बचे कुचे वेद लिखे गए थे, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखे गए थे, राइट। और लेटर वैदिक पीरियड में ही हमारी सोसाइटी ऐसे डिवाइड हो जाती है। कैसे? सबसे नीचे आपके शूद्र, वैश्य और यहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण्स, ये वाला सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में। अब इसके बाद आता है 6th सेंचुरी बीसी। आप चलते आ रहे हैं, देखो क्या बताया मैंने? 2600 बीसी से आपका 1900 क्या हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपका 1500 से 600 के बीच में क्या हो गया? वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड के बाद जब वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है तब शुरुआत होती है 6th सेंचुरी बीसी की या 600 बीसी की। यहाँ पे पहली बात तो कुछ रिलीजियस मूवमेंट होते हैं। मतलब आपको देखने को मिलेगा इस समय पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक, है ना, इनका जन्म होता है। तो सोचो, आपको पता होना चाहिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म कब हुआ था? 600 बीसी में। बुद्धिज्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध,
जैनिज्म के फाउंडर महावीर जी हैं, ये इसके फाउंडर हैं। और इसी समय पर शुरुआत हो जाती है 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपद, जिनमें मगध जो था सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ करता था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आर्यंस आए थे, आर्यंस का इन्वेजन, आर्यंस कहाँ से आए थे भाई, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस। और आर्यंस की ही ये सिविलाइजेशन है, कौन सी वाली, वैदिक पीरियड जो है या वैदिक सिविलाइजेशन जो है किसकी है, आर्यंस की ही है, यहाँ पे ध्यान देना है ना। और चूंकि इंडिया में आर्यंस आए, आर्यंस की ये जमीन है, इसलिए इंडिया का एक नाम है आर्यव्रत, ये भी आप ध्यान देना। 16 महाजनपद यहाँ पे दे रखे हैं, बुक में आपके कुछ नाम भी दे रखे हैं, महाजनपदों के मैं नाम बोल देता हूँ, कंभोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसला, मल्ला और आपका बज्जी, काशी, मगध, अंग, चैत्य, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, असाका, ये क्या है, 16 महाजनपद है। तो आपके इनके भी नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। महाजनपदों के बाद, महाजनपदों में बताया था मोस्ट पावरफुल महाजनपद जो था वो था मगध। मगध आज की डेट में बिहार में पड़ता है भाई साहब, कहाँ पड़ता है, बिहार में। मगध की उस समय 2 कैपिटल हुआ करती थी, शुरू में हुआ करती थी राजगृह, बाद में हो जाती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो पटना है ना। तो उसी मगध की अगर हम इतिहास देखें तो मगध में आपको देखने को मिलेगा शुरू में 4 डायनेस्टी आती हैं। सबसे पहले एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है हर्यंक डायनेस्टी, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। सेकंड चैप्टर में ये काम आएंगे, बहुत ध्यान देना, सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसमें काम आएंगे। दूसरी डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी, इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं शिशुनाग और कालशोक। फिर तीसरे नंबर पर डायनेस्टी आती है नंदा डायनेस्टी, ये आपने सुनी होगी, जिसके 2 रूलर इंपॉर्टेंट है महापद्मनंद और धनानंद। और फिर चौथे नंबर पर यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, मौर्य डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसमें बिंदुसार और द ग्रेटेस्ट रूलर अशोका, ये सीखें। अगर आपसे कोई क्रोनोलॉजी पूछे कि पहले कौन सी आई थी दूसरी कौन सी आई थी, ऐसे बता देना। सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी। इसी समय पर विदेशी आक्रमण भी होते हैं, ध्यान देना। जब नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फॉरेन इन्वेजन्स में, एक तो पार्थियंस, ईरान के आसपास जो थे उनको पार्थियंस बोलते हैं, उनका आक्रमण हुआ था, प्लस ग्रीक्स का भी इन्वेजन हुआ था इसी टाइम पर, है ना। और आपको पता है इसी समय पर पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी। पोरस और अलेक्जेंडर, ये वही टाइम है, मतलब मौर्यंस के आने से पहले वो लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ हाइडेस्पीज आपने सुना होगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं हिंट दूंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मगध में ये 4 डायनेस्टी हो गई। इसके बाद जैसे ही मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है उसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन एज। पोस्ट मौर्यन एज का मतलब है वो डायनेस्टी जो मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद आती है, उनको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन एज। अब पोस्ट मौर्य में आप देखो, एक तो कुछ बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे, और एक कुछ देश की, मतलब अपने देश के ही इंडिजीनियस, मतलब यहाँ पे रूलर्स थे। तो इंडिजीनियस की बात करें, जो अपने ही देश के रूलर थे, इनमें शुंग, कण्व और सातवाहन। शुंग का मतलब आपको रूल देखने को मिलेगा 185 बीसी के बाद, और कण्व का 75 बीसी के बाद, और सातवाहन 2nd सेंचुरी बीसी के बाद सातवाहनों का रूल देखने को मिलेगा। तो मौर्य जब खत्म हुए तो उसके बाद इंडिजीनियस डायनेस्टी में शुंग, कण्व और सातवाहन डायनेस्टी। और बाहर से इस समय अटैक होने लगे थे, तो बाहर से कौन आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, और आपके शक आए थे, पार्थियंस आए थे, कुषाण आए थे। ये बाहर की डायनेस्टी हैं, इनके नाम भी आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखना। जैसे ही मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, मौर्य एम्पायर के बाद एक तो विदेशी लोग आते हैं, तो ये तो विदेशी हो गए, और ये देशी हैं, स्वदेशी हैं, अपने ही देश की डायनेस्टी थी। इसके बाद आती है गुप्ता एज, ध्यान देना, सीक्वेंस से चल रहे हैं हम यहाँ पे। इंडिजीनियस जैसे शुंग, कण्व, सातवाहन, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे तुम्हारे गुप्ता एज। गुप्ता एज में आप देखो ये कुछ गुप्ता रूलर्स दे रखे हैं, जैसे गुप्त एम्पायर के फाउंडर थे श्रीगुप्त, इसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी के सभी गुप्ता रूलर्स हैं जिन्होंने 319 से 550 के बीच में रूल किया था। अच्छा, गुप्ता भारत में कहाँ रूल कर रहे थे, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये रूल कर रहे थे। इसी समय जब नॉर्थ में गुप्ता रूल कर रहे थे तो साउथ इंडिया में संगम एज चल रही थी, या मतलब गुप्ता से पहले और गुप्ता के टाइम पे संगम एज चल रही थी। तो इसमें संगम एज में चेरा, चोला, पांड्याज रूल कर रहे थे, चेरा, चोला, पांड्याज। संगम एज कब से कब तक है, 3 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी ईडी के बीच में जो टाइम है उसको हम संगम एज बोलते हैं। और संगम एज में 3 डायनेस्टी आप पढ़ोगे, चेराज, चोलाज और पांड्याज। इनके टाइम पे जो किताबें लिखी गई थी, लिटरेचर लिखा गया था, उसको हम बोलते हैं संगम लिटरेचर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो हो गए चोलाज, चोलाज के नीचे पांड्याज, और ये हो गया आपके चेराज, है ना। तो चेराज, चोलाज, पांड्यास, यहाँ पे साउथ इंडिया में इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं। और इस पूरी जमीन को, इन तीनों की जो कंबाइंड लैंड है इसको बोलेंगे तमिलाकम। ये वर्ड आएगा सेकंड वाली बुक में आपका, है ना। और ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी होगी। तो नॉर्थ में आपकी गुप्ता एज, साउथ में संगम एज।
इसके बाद पोस्ट गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता एज मतलब जैसे ही गुप्ता खत्म हुए, गुप्ता के बाद आ जाते हैं पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता में नॉर्थ इंडिया में कौन, साउथ इंडिया में कौन, तो नॉर्थ इंडिया में तो आती है पुष्यभूति डायनेस्टी, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये पूरा जो है ये पुष्यभूति डायनेस्टी है। और पुष्यभूति के डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन, तो इसलिए यहाँ पे मैप दे रखा हर्षवर्धन का एम्पायर 606 से 647 के बीच में। तो हर्षवर्धन ने रूल किया था 606 से 647 के बीच में, बहुत पावरफुल एम्पायर थे। पुष्यभूति जिनकी कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, या थानेश्वर भी बोलते हैं, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, है ना। इसी समय साउथ में कौन रूल कर रहे थे, पल्लव, चालुक्य और इंपीरियल चोलाज। पल्लव अर्ली 7th सेंचुरी से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, चालुक्य मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी से रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, इंपीरियल चोलाज मतलब 9th सेंचुरी के खत्म होने के बाद इंपीरियल चोलाज का रूल आ जाता है। पहले वाले चोला अलग है और ये वाले चोला अलग है, जो मतलब यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी के आसपास आते हैं, इनको इंपीरियल चोलाज बोलते हैं, सॉरी मतलब 9th सेंचुरी के आसपास आते हैं, इनको इंपीरियल चोलाज बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आपका पुष्यभूति, फिर यहाँ पे पल्लव और यहाँ पे चालुक्य, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये सारे पल्लव, चालुक्य और इंपीरियल चोलाज, तो ये हो गए आपके पल्लव, ये हो गए चालुक्य और यहाँ पे ये हो गए पुष्यभूति, है ना। और यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज यूपी में। इसके बाद 750 से 1000 AD के बीच में या CE के बीच में नॉर्दर्न इंडिया में 3 डायनेस्टीज में मतलब स्ट्रगल चलता है कन्नौज को लेकर। यहाँ पर एक जगह है कन्नौज, कन्नौज को लेकर जगह लड़ाई चलती है 3 डायनेस्टीज में। कौन कौन सी डायनेस्टी, नंबर 1 पाल, ये वाला जो एरिया ये है पाल, जो ईस्ट में रूल कर रहे थे बंगाल साइड में। दूसरे हैं गुर्जर प्रतिहार, ये वेस्टर्न साइड में रूल कर रहे थे। और तीसरे हैं राष्ट्रकूट, ये आपके सेंट्रल और साउथ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे। और तीनों में आपस में लड़ाई चलती रहती है कि कौन कन्नौज को कंट्रोल करेगा। और इसी तीनों की जो लड़ाई है इसी को बोलते हैं कन्नौज ट्राइंगल या ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। 3 पार्टियों में यहाँ पे स्ट्रगल चलता है। 3 पार्टी कौन सी हैं, पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कन्नौज को कौन कंट्रोल करेगा, इसको लेकर इनमें लड़ाई चलती रहती है। ये टाइम पीरियड कब से कब तक है, 750 से 1000 AD के बीच में नॉर्दर्न इंडिया में, हर्षवर्धन एम्पायर के बाद। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसी टाइम पर विदेशी आक्रमण फिर स्टार्ट हो जाएंगे, मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे, मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी समय आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम पहले ही आ गया था 711-12 में, फिर आपका महमूद गजनबी आएगा, मोहम्मद गौरी, मतलब इसी टाइम पीरियड में वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एंशिएंट हिस्ट्री में बस आपको इतना ही पढ़ना है, मतलब बुक 1 में आपको इतना ही पढ़ना है। बुक 2 जब हम देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। उसमें शुरुआत करेंगे हम इस्लाम के राइज से, कैसे इस्लाम का राइज हुआ, फिर मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया जिसमें आपके मोहम्मद बिन कासिम, फिर इस महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, और फिर आपके साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर। ये आपका बुक 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक 1 की समरी है। अब इसको हम एक ही बार में देखें, एक लाइन में जो भी आपने पढ़ा है। तो पहले हमने देखा प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टोन एज, है ना, ओरिजिन से लेकर जब से भी शुरुआत हुई होगी 10,000 BC तक। फिर हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE से 1900 CE के बीच में। फिर इसके बाद आता है आर्यन और वैदिक एज, कब से कब तक, 1500 BCE से 600 CE के BCE के बीच में। फिर आता है महाजनपद पीरियड, फॉरेन इन्वेजन्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म आर्यंस के बाद, कब से कब तक, 600 से 350 BCE के बीच में। फिर स्टार्ट होती है आपकी मॉडर्न एज 325 से 185। इनमें एग्जैक्ट डेट आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ एक आइडिया के लिए है ना। अलग अलग बुकों में ये पुरानी डेट जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे, आप तो बस सीक्वेंस याद रखो। मॉडर्न एज के बाद आती है पोस्ट मॉडर्न एज, फिर आती है गुप्ता एज, गुप्ता एज के बाद आती है पोस्ट गुप्ता एज, पुष्यभूति, चालुक्य, पल्लव, और फिर आता है अर्ली मिडीवल एज 700 से 1000 और 1000 से 1200 के बीच में। तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कॉमन इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका क्या आता है, वैदिक एज आती है या वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड के बाद आपका महाजनपद पीरियड आ जाएगा, इसी में आपकी बुद्धिज्म जैनिज्म आएगा। महापीरियड के बाद इसमें फिर हम बड़ा सा जो एम्पायर है वो मॉडर्न एज देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख लेना और फिर आपको मजा आएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। क्लास 12 का हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लक्की एजुकेशन पर आपका अवेलेबल है। पहली बात, क्लास 12 की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की 1 शॉट वीडियो की ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लास 12 ज्योग्राफी फुल चैप्टर्स 1 शॉट वीडियो, ये प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है ताकि जो भी वीडियो जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। दूसरा, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के फुल चैप्टर 1 शॉट वीडियो यहाँ पे दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस
आपको एक काम और करना है, लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर यूजफुल लगे और सारे के सारे वीडियोज अगर आपको फायदेमंद फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्लास 12 हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ये प्लेलिस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की वन शॉट के अलावा अगर चैप्टर बाई चैप्टर और टॉपिक बाई वीडियो देखनी है तो इंडिया वाली जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें लगभग 70 लेक्चर्स हैं, इनको एक एक करके आप देख सकते हो। फिर दूसरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद बेसिक्स, यहाँ पे आपके लगभग 71 लेक्चर्स हैं, इनको आप देख सकते हो। ज्योग्राफी की आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें लगभग 96 वीडियोज हैं, है ना, इनको आप देख सकते हो। टॉपिक बाई टॉपिक है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें लगभग 75 वीडियोज हैं, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये प्ले लिस्ट है ताकि आपको दिक्कत ना आए, और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।